यूक्रेन में नए साल की शुरुआत रूस के मिसाइल हमलों के साथ हुई। बीती रात यूक्रेन की राजधानी कीव के बीचों बीच रूस ने एक के बाद एक 20 मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद कीव की गगनचुंबी इमारतों के बीच धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। बम धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। धमाकों के बाद कीव में एयर सायरन बजने लगा। कीव के मेयर के मुताबिक कीव में 3 जगहों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। हमले रिहायशी इमारतों पर किए गए। एक मिसाइल कीव की रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास गिरी, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा। बम धमाके की वजह से कारें तबाह हो गई। चारों तरफ तबाही देखकर ये बच्चा दहशत में आकर रोने लगा। उसके पिता ने उसे दिलासा दिया। Бросила прямо в коридор. Мы очутились на полу в коридоре. И все услышали, как полетели стекла, потом начался взрыв за взрывом. कीव पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन पर रूस का ये दूसरा सबसे बड़ा हमला था। कीव पर रूस ने यह हमला नए साल के आगाज से सिर्फ आधे घंटे पहले किया है। जाहिर है इसका मकसद नए साल के जश्न में खलल डालकर लोगों में दहशत पैदा करना था, क्योंकि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त कीव में कुछ लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। कीव के सोफिया स्क्वायर पर कुछ परिवार इकट्ठे हुए थे। लोग खुश थे और नए साल के जश्न का कुछ पलों के लिए आनंद लेना चाहते थे। लेकिन तभी सायरन की आवाज गूंजने लगी और धमाके सुनाई देने लगे। अब यहाँ के लोगों की यही तमन्ना है कि साल 2023 शांति लेकर आए। Не было всяких ракетных ударов, обстрелов, подвалов. Счастье, чтобы Украина была красивая. यूक्रेन पिछले 9 महीने से युद्ध झेल रहा है। यहाँ के लोग रॉकेट और मिसाइल धमाकों के आदी हो चुके हैं। यूलिया का परिवार यूक्रेन में सबसे ज्यादा तबाही झेलने वाले शहर खेरसोन में रहता था। अब ये कीव में है। इनकी बस यही कामना है कि बम धमाके बंद होने चाहिए। Ми бажаємо, щоб цей рік все-таки приніс нам спокій, перемогу, щоб всі наші міста перестали бути під обстрілами. लेकिन यूक्रेन पर हमले फिलहाल रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। नए साल की देर रात तक कीव में धमाकों की आवाज गूंजती रही। पूरे शहर में मरघट जैसा सन्नाटा छाया रहा और शहर में ब्लैकआउट लगा दिया गया। नए साल पर जो शहर रोशनी से जगमगाता था वहां अंधेरा छाया हुआ था। इक्का दुक्का बिल्डिंग्स में ही लाइट जल रही थी। इंडिपेंडेंस स्क्वायर की सड़कें सुनसान थीं। रात भर सायरन और धमाकों की आवाज गूंजती रही। लेकिन तनाव और दहशत के माहौल में भी कुछ लोगों का जज्बा कम नहीं हुआ और उन्होंने बालकनी से ही नए साल की बधाई दी। Побажати миру в Україні, щоб було світло і було тепло, щоб нас нарешті залишили в спокої, щоб ми були вільні і незалежні. उधर रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना के जवानों के साथ नए साल का जश्न मनाया। नए साल की बधाई देने के लिए पुतिन रूस के दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गए और ग्लास उठाकर सैनिकों के साथ टोस्ट किया और रूसी सैनिक भी जोश में भरकर चीयर्स करने लगे। 3 इस दौरान पुतिन ने रूसी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन को सम्मानित किया और गिफ्ट भी दिया। इसके बाद पुतिन ने दक्षिण मिलिट्री हेडक्वार्टर से ही टीवी के जरिए देश को संबोधित किया। उनके पीछे सेना के जवान खड़े थे। पुतिन ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। Дорогие друзья, в любые времена, даже очень тяжелые, в нашей стране отмечали наступление Нового года. Он был и остается для всех любимым праздником. पुतिन ने पहली बार क्रेमलिन से नहीं, आर्मी हेडक्वार्टर से देश को संबोधित किया। पुतिन के नए साल के भाषण के बाद जेलेंस्की ने पुतिन पर पलटवार किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी जनता और सैनिकों के पीछे छिपे हुए हैं और पुतिन उनका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। कीव पर मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि ना तो यूक्रेन और ना ही रूस की जनता पुतिन को कभी माफ कर पाएगी। Сьогоднішній день ця російська ракетна атака – це не підсумок року, якби цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої ж Росії.
Держава-терорист не отримає прощення, а ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює, не отримують помилування. नए साल की रात भी जेलेंस्की ने साल 2022 में देश के नाम आखिरी संबोधन दिया। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सेना और इमरजेंसी सर्विसेज को उनकी कड़ी मेहनत और जज्बे के लिए बधाई दी। जेलेंस्की ने कहा कि 24 फरवरी को जिस दिन हमला हुआ उसी दिन हमने जीत की तैयारी शुरू कर दी थी। Новорічний день, ракети проти народу, саме проти народу. Це зробили нелюди. Нелюди програють. І ми це з вами знаємо. Терористам це вже не змінити. На Пасху вони робили такі удари, на Різдво, на Новий рік. Вони називають себе християнами, дуже кичаться. जंग के बीच नए साल पर रूस और यूक्रेन ने एक अच्छी मिसाल भी पेश की है। नए साल पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के कुल 200 युद्धबंदियों को आजाद कर दिया और रिहाई के बाद रूसी सैनिक लाइन लगाए बस में बैठते हुए दिखाई दिए। इस दौरान सेना के एक अधिकारी ने उनका वेलकम किया। Возвращением на родину. Добро पожаловать. 200 युद्धबंदियों की अदला बदली हुई। यूक्रेन ने 82 रूसी सैनिक रिहा किए और रूस ने 140 यूक्रेनी सैनिकों को रिहा किया। रिहा किए गए यूक्रेनी सैनिकों में 132 पुरुष हैं और 5 महिला सैनिक हैं। इन्हें रूस ने तब बंधक बना लिया था जब मारियुपोल और स्नेक आइलैंड में भीषण जंग चल रही थी। वैसे युद्ध के दौरान दोनों देश पिछले कुछ महीने में कई बार युद्ध बंदियों की अदला बदली कर चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के बीच 5 लड़कों ने एक लड़की को कार से 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। इससे लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूटी से घर जा रही थी, तभी उसका कार से एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद कार सवार युवकों ने लड़की से बर्बरता की और उसे 4 किलोमीटर तक घसीट दिया। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में लेफ्ट और राइट की सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेता और दक्षिणपंथी विचारधारा के लुई फर्नांडो कैमाचो की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सेंटा क्रूज शहर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को ब्लॉक कर दिया और सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। शुक्रवार शाम से शुरू हुई हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। पत्रकारों को भी पुलिस ने नहीं बख्शा और उन पर भी आंसू गैस के गोले निशाना साध कर दागे गए। हिंसा अगली सुबह शनिवार को भी हुई। सांता क्रूज शहर में कैमाचो समर्थक एक बार फिर सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। झड़प में वहां की एक महिला सांसद भी जख्मी हो गई। उनके सिर से खून निकलने लगा। Hay que denunciar el abuso bajo de estos policías serviles al movimiento al socialismo. विपक्ष के दक्षिणपंथी नेता लुइस फर्नांडो कैमाचो, जो स्थानीय गवर्नर भी हैं, उन्हें 2019 में सरकार गिराने की साजिश और आतंक के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। उसके बाद से ही उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों ने अपनी एक समानांतर सरकार बना ली है। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने मंत्रियों के नामों के साथ साथ उनके मंत्रालयों की घोषणा भी कर दी और ऐलान किया कि वो जिहाद कर रहे हैं और पाकिस्तान को आजाद कराएंगे। सोशल मीडिया पर तहरीक-ए-तालिबान के सदस्यों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे अफगानिस्तान के एक पत्रकार जैबुल्ला लंगरी ने शेयर किया है। इस वीडियो में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की आजादी की बात कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान ने अपने कैबिनेट को कई मंत्रालयों में बांटा है। बाकायदा इसकी लिस्ट जारी की है। इसमें रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, सूचना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राजनीतिक मामलों का मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय, खुफिया विभाग, फतवा विभाग शामिल है। आतंकवादी संगठन की ये नियुक्तियां सुनने में बिल्कुल किसी नई सरकार के गठन जैसी हैं। तहरीक-ए-तालिबान ने जून में ही किए गए संघर्ष विराम समझौते को रद्द कर दिया था और इसके बाद से लगातार हमले कर रहा है।